प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राना सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो परीक्षाएं चल रही है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में चल रही है, तो उसी को देखते हुए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके सम्मुख लाया गया है। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की जो तैयारी चल रही है उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर मैं इसमें सफल होता हूँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, ताशकंद समझौता किस देश की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था? ताशकंद समझौता आप जानते हैं कि भारत चीन के मध्य जो विवाद चल रहा था उसको देखते हुए हुआ था, और ये ताशकंद समझौता किस देश में हुआ था? तो यह सोवियत संघ की मध्यस्थता में यह ताशकंद समझौता किया गया था। दूसरा प्रश्न है, लॉरेंस ने प्रतिकार रिप्राइजल के कितने प्रकार बताए हैं? तो जो लॉरेंस महोदय हैं उन्होंने रिप्राइजल के 4 प्रकार बताए हैं। तीसरा प्रश्न है, विरोधी राज्य में मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, विरोधी सीमाओं पर मोर्चाबंदी करना, विरोधी पक्ष को आर्थिक सहायता देना, और भड़काने वाला प्रचार करना, या उपयुक्त सभी। तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके पश्चात हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शांतिपूर्ण नहीं है? वार्ता, जांच, शांतिपूर्ण नाकेबंदी और न्यायिक प्रक्रिया। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, शांतिपूर्ण नाकेबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेड इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ रिक्त स्थानों में है, इसको आप बहुविकल्पियों में भी पूछा जा सकता है, तो उस प्रकार से देखिएगा। विश्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित है, अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी इनका कोई अर्थ ही नहीं है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये पामर और पार्किंस महोदय का है, ये यहाँ पे है। उसके बाद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 दिसंबर को की गई थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अधिकार हैं, कितने अनुच्छेद हैं? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 30 अनुच्छेद हैं। और मानव अधिकार का एक अलग से पेपर भी आपके पास है, तो वहाँ से भी इससे प्रश्न बनता है और वहाँ भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष को मानवाधिकार वर्ष घोषित किया था, तो यह भी दोनों ही पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 1968 को मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था, 1968। मानवाधिकारों से संबंधित वियना घोषणा सन डैश डैश में की गई थी, तो वियना घोषणा जो है वर्ष 1993 में की गई थी। उसके पश्चात अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दिसंबर डैश डैश में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद का गठन किया था, तो यह भी वर्ष 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने की व्यवस्था अनुच्छेद और में है, यानी कि किस किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की व्यवस्था आप जानते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में की गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुलाई डैश डैश को लंदन में जारी रिपोर्ट में
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर बाकी सारे प्रश्न आपके 2 पेपर, जो मानवाधिकार का पेपर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पेपर है, तो दोनों ही पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ भी रिक्त स्थान है। लेक सेक्स सम्मेलन में हुआ था। लेक सेक्स सम्मेलन डैश डैश में हुआ था, तो 1949 में ये हुआ था। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन ये भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है पर्यावरण से संबंधित, तो ये वर्ष 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम को संक्षेप में कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशनल UNEP शॉर्ट में कहा जाता है। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ जल सम्मेलन 1977 में हुआ, कहाँ हुआ? तो अर्जेंटीना में हुआ। रियो पृथ्वी सम्मेलन आप जानते हैं कि रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में है और ब्राज़ील में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन से कब तक हुआ? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 3 जून से लेकर और 14 जून 1992 के मध्य हुआ था। पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो में हुआ था। और अंतिम प्रश्न है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 8 अगस्त से सितंबर 2002 तक हुआ था। तो ये कुछ प्रश्न है रिक्त स्थान के रूप में है, पर आपसे बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। मैं ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि उसमें वीडियो फालतू का लंबा हो जाता है और आपका समय जाया होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष होता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ये लगभग तीनों ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, तीनों ही। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कितने न्यायाधीश एक साथ अवकाश ग्रहण करते हैं? तो एक साथ 1/3 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंग्रेजी और फ्रांसीसी उपयुक्त दोनों ही भाषाओं का क्या है? प्रयोग किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ही है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अन्य अंग से अधिक आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून में नई गतिशीलता सन्निहित कर दी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रोजेन महोदय का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित युद्ध का एक टॉपिक है, वहाँ से भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित युद्ध की परिभाषा किसने दी है? राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है। तो ये रूसों की परिभाषा है कि राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है। युद्ध के नियम वास्तव में अव्यवस्थित दशा में है तथा उनके शीघ्र संशोधन की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो कुंज महोदय का कथन है। चार्ल्स हॉज ने युद्ध के कितने कारण गिनाए हैं? चार्ल्स हॉज ने युद्ध के कितने कारण गिनाए हैं? तो युद्ध के 21 कारण चार्ल्स हॉज द्वारा गिनाए गए हैं। युद्ध के कितने प्रकार हैं? तो युद्ध के 7 प्रकार हैं। ओपनहीम ने समग्र युद्ध के कितने कारण बताए? तो 5 कारण बताए हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है, हवाई युद्ध इतनी नवीन प्रथा है कि सन 1914 से पूर्व कोई इसे नहीं जानता था
और इसलिए इसके विकास में किन्हीं परंपरागत नियमों का विकास नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन फेनविक महोदय का है। हवाई युद्ध के नियमों से संबंधित किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ब्रुसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन और वाशिंगटन सम्मेलन 1922 तीनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। वाशिंगटन सम्मेलन 1922 में किस देश ने भाग नहीं लिया था? तो भारत ने क्या है इसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हवाई युद्ध के नियमों का उल्लंघन सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो वह जर्मनी ने किया था। अमेरिका ने के जापान के शहर हिरोशिमा पर कब अणुबम गिराया? तो हिरोशिमा और नागासाकी में आप जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर अणुबम गिराए थे। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराए गए थे और लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के बम गिराए गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, युद्धापराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दंडित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो ओपनहीम महोदय का कथन है। अब कुछ ही प्रश्न रह गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। युद्ध राजद्रोह में ओपनहीम किस बात को सम्मिलित किया है? तो शत्रु को दी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सूचना, शत्रु के युद्ध बंदियों को स्वतंत्रता देना, शत्रु के सेवी वर्ग की रक्षा करना, उपयुक्त सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अपराध का प्रकार लंदन समझौते में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जासूसी और युद्ध राजद्रोह ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं था। ईस्टमैन को परीक्षण करके किस देश में ने मृत्युदंड दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। और माई लाई गांव किस देश का है? माई लाई गांव किस देश का है? तो यह वियतनाम का एक गांव है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। इस पर अन्य वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताएं, या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट करें। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का स्नेहपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।